बलोत्रा के कपड़ा उद्योग में। और उसके बाद में कितनी तनख्वाह मिलती थी? 9th की परीक्षा पास करके फिर छुट्टियों में जो मजदूरी आप करते थे, हाँ, मैंने तनख्वाह क्या होती थी? 3,000 रुपये कमाए थे उस समय। 10th पास करके जब जिगर होते हैं डाइंग के अंदर काम किया था बलोत्रा के अंदर। 100 रुपये दिहाड़ी उस समय बहुत ज़्यादा थी और बड़ी मेहनत करते थे। और मजबूत से मजबूत हट्टा कट्टा आदमी भी उतनी करता था, उनके बराबर मैं भी कर लेता था बारे में। तो मोदी जी की आज पूरे देश के अंदर कहीं भी कोई हवा नहीं है। और हर बच्चा यही कहता है कि सबसे ज़्यादा कोई झूठ बोलता है तो वो हमारा प्रधानमंत्री बोलता है। चुनाव लड़ने तक भी जिला परिषद सदस्य थे आरएलपी से। बिल्कुल, आरएलपी से लोगों का कहना था कि उम्मीदवार राम जी ने उसको एक अवसर के रूप में उपयोग किया और उसके बाद आरएलपी को धोखा देके कांग्रेस में जाकर चुनाव लड़ लिया। नहीं, धोखे वाली कोई बात नहीं। में हनुमान जी से आपका डिस्कशन हुआ था कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले? बिल्कुल हुआ था, डिस्कशन हुआ था, लेकिन संजोग की बात है, मैंने पहले कभी नहीं सोचा था कि मैं एमएलए का चुनाव लड़ूंगा। सपने जैसा है नहीं, संसद तक पहुंचना। बिल्कुल, ये तो एक दिल्ली का आकर्षण शुरू से ही आपकी तरफ रहा। और उसमें भर्ती के अंदर भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था। वहाँ हमारे जो भर्ती करने के लिए आए थे इंस्पेक्टर प्रिय मित्र थे जी, तो मेरा सेस्ट थोड़ा सा कम था, 1 आध सेंटीमीटर जी। तो उन्होंने जो सीनियर ने को बोला कि ये इसका क्या करें, तो उन्होंने बोला कि कोई नहीं, दिल्ली पुलिस का दाल खाएगा तब अपने आप ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने वैसे राजस्थान के अंदर बाल विवाह हो जाते हैं तो हमारा भी बाल विवाह। अच्छा, बाल विवाह हो गया था आपका? फिर बाद में मतलब कितने साल के थे आप जब बाल विवाह हुआ आपका? मैं राजनीति में घाघ आदमी चाहिए, उम्मीदवार राम जी की तरह शांत आदमी नहीं। इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं आप? देखिए, अभी मामला चुनाव लड़ रहे थे रविंदर सिंह जी भाटी, और इसी शांत प्रवृत्ति के चलते उन्होंने एक जगह भाषण में कहा कि ये भोला भाला आदमी है लेकिन हरीश चौधरी इसको खत्म करना चाहता है, इसलिए सांसद का चुनाव लड़वा रहा है। इस प्रतिक्रिया पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? वो धूर्त उन्होंने बोला लांटारो, तो दूसरे आदमी समझ गए थे मेरे पक्ष वाले कि ये बोल रहे हैं कि लांटारो तो अपने को भी पीछे अपन कमजोर क्यों रहे। तो वो वहां से प्रेरणा लेके ज्यादा लांटे हो गए। ना तो कुछ नहीं थे, टीम के रूप में काम किया। आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है और अभी जो अगले चुनाव होंगे उसमें जैसे कि राजस्थान की रीत है, अगर कांग्रेस आती है और आपसे आलाकमान नाम पूछे कि सचिन पायलट या अशोक गहलोत, तो उम्मीदवार राम जी किसके फेवर में वोट डालेंगे? वो समय बताएं, उस समय क्या परिस्थितियाँ रहती है, कौन कितना परफॉर्मेंस करता है। पॉलिटिकल रूप से मैच्योर आदमी इन दोनों में से कौन ज्यादा लगता है? अब तो अपनी अपनी जगह दोनों मैच्योर है, लेकिन अब वो तो समय और परिस्थितियाँ बताई। जब भी राजनीति की बात होती है तो अक्सर जो भी राजनेता होते हैं वो रसूखदार परिवारों से आते हैं, लेकिन एक ऐसा नेता है जो पहले दिल्ली पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहा था, और कैसा हो कि वही जो संसद के पास सेवाएं देता हुआ सैनिक एक दिन लौटकर देश की संसद में बैठता है, सांसद बनता है। आज हम बात करेंगे देश की बहुचर्चित सीटों में शुमार बाड़मेर की सीट के सांसद उम्मीदों के उम्मीद से। उम्मीदवार राम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल द लोकदूत में। धन्यवाद भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है हरीश और आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो ये चुनाव था वो उनके लिए संघर्षपूर्ण रहा या किस तरह से चीज़ें जो थी वो बेहतरी की तरफ गई। तो आइए जानना शुरू करते हैं। आपसे सबसे पहला सवाल, तमाम संघर्षों के बाद आप फाइनली जनप्रतिनिधि हो चुके हैं। आपने 2 बार विधायक के चुनाव हारे, उसके बाद भी आपने अपनी हिम्मत को सजो कर रखा और आज आप संसद में बैठ रहे हैं। हाल ही में आप संसद गए थे, तो ये फीलिंग कैसी है, कैसा लग रहा है, महसूस कैसा कर पा रहे हैं? बहुत ही अच्छा लगा जब पहली बार संसद भवन के अंदर प्रवेश किया जी, तब ये यादगार पल था जी। और मैंने समस्त बाड़मेर जैसलमेर बलोत्रा के लोगों को याद करते हुए संसद भवन में प्रवेश किया कि उनका ही आशीर्वाद था और उनकी वजह से आज मैं देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद भवन के अंदर जा रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि भाजपा से जो सत्ता है, पिछले कार्यकाल में भाजपा आपके यहाँ पर आसीन थी, आपकी सीट पर, आपके विपक्ष में, किन विफलताओं ने भाजपा से वो कुर्सी छीन ली? देखिए, भाजपा की कथनी और करनी में दिन और आसमान का फर्क है, दिन रात का फर्क है। कैसे?
वो जितनी बातें करते हैं धरातल पे कुछ नहीं, खाली मोटी मोटी डींगे हाँकते हैं और धरातल पे कुछ नहीं। जैसे किसानों की बात तो ज़रूर करते हैं, लेकिन किसानों के लिए कुछ किया नहीं। कृषि बीमा क्लेम नहीं दिलाना सबसे बड़ी विफलता थी। दूसरा, जो एमएसपी के ऊपर बिल लाना था और पास करना था, उसके ऊपर उन्होंने कुछ नहीं किया। और सबसे बड़ी बात की, किसानों की आय दुगनी करने की बात करने वाले जब 2022 तक आय दुगनी करने की बात कर रहे थे, लेकिन 2022 जैसे ही आया तो वो मुद्दा ही, उस मुद्दे से ही भटक गए, नाम ही नहीं लिया। और किसानों की आय दुगनी तो दूर, लेकिन खर्चे बिल्कुल दुगने हो गए और किसान आज बड़ी मुसीबत में हैं। उनके फसल बीमा क्लेम टाइम से नहीं आते किसानों को, और हर तरीके से बिजली की समस्या है बहुत बड़ी, और नहरी क्षेत्र के अंदर पानी उनको पूरा जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिलता। हर मोर्चे पर किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फर्टिलाइज़र, जो खाद बीज हैं, और उनके दाम पहले से 3 गुना तक हो गए। तो हर स्थिति में किसान परेशान है। आपका रोड मैप क्या रहेगा इन चीज़ों को लेकर? मेरा यही रहेगा कि किसानों को अधिक से अधिक सुविधा मुहैया करवाएं, किसानों के हक का पूरा पानी मिले, किसानों को 8 घंटे तक बिजली मिले और वही दिन के अंदर बिजली मिले, ताकि किसानों को रात के अंदर कड़ाके की ठंड के अंदर परेशान नहीं होना पड़े। और असंभव जो भी हो कि फसल बीमा क्लेम हो, चाहे किसान अनुदान राशि हो, टाइम से मिले और बीमा कंपनियां फ्रॉड करके किसानों के साथ, हकों के साथ कुठाराघात नहीं करे। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। आपको क्या लगता है कि मोदी जी की जो लहर थी उसके सामने आपकी नैया डूबने से कैसे बच गई? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मोदी जी की लहर के सामने नैया जो है वो बचना बहुत मुश्किल काम है। देखिए, मोदी जी की लहर थी नहीं इस बार तो। पिछली बार 2014 के अंदर जरूर थी, और 18-19 के अंदर भी थी लहर, और वो राष्ट्रवाद के मुद्दों के ऊपर और इधर उधर भ्रमित कर दिया। लेकिन बार बार जनता गुमराह नहीं होती, अब पूरी तरीके से समझ में आ चुका था। और मोदी जी की कोई लहर नहीं थी, ये तो खाली मीडिया के ऊपर हवा बना रखा था कि 400 पार, बीजेपी एक तरफा आ रही है। और ये सब मतलब जो एग्जिट पोल क्या बता रहे थे, बाद में रिजल्ट क्या आया, आपको सब पता ही है उसके बारे में। तो मोदी जी की आज पूरे देश के अंदर कहीं भी कोई हवा नहीं है, और हर बच्चा यही कहता है कि सबसे ज़्यादा कोई झूठ बोलता है तो वो हमारा प्रधानमंत्री बोलते हैं। तो प्रधानमंत्री जी के साथ अब आपका संसद में इंटरेक्शन भी होगा, तमाम तरह की बातें हैं, आपको पूरे 5 साल उनके साथ गुजारने हैं, तो उसके बाद भी आप तटस्थ रहेंगे इस बात पर कि मोदी जी झूठे आदमी? बिल्कुल। या तो कहे हैं, जो वादे किए अभी भी 5 साल दोबारा जनता ने दिया है वो पूरे करे तो मान लेंगे भी मोदी जी ठीक है, नहीं तो वो तो पूरी जनता बता रही, पूरा देश बता रहा है, देश और दुनिया में यही है। एक निर्दलीय प्रत्याशी ने इतनी तगड़ी इस चुनाव में टक्कर दी, तो क्या ये संदेश है कि जनता का कि जो हवा है वो बदल रही है और निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए भी जो राजनीति का क्षेत्र है वो खुलकर उनको जगह देने के लिए तैयार है? नहीं, निर्दलीय की कोई वहाँ हवा नहीं थी। वो तो बीजेपी की पूरी टीम, जो जनप्रतिनिधि थे, बीजेपी के पदाधिकारी थे, वो पूरी तरीके से निर्दलीय प्रत्याशी के साथ में लगे हुए थे। और ये इन पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर पंचकोणीय मुकाबला होने की वजह से उसकी लॉटरी लग गई थी। तो उस वजह से वो भी बहुत ही उत्साहित थे कि अभी मैं जीत सकता हूँ लोकसभा का चुनाव। और बीजेपी के जो पदाधिकारी थे, पूरी टीम थी, 80% लोग उसके साथ में लगे हुए थे। तो और कुछ कांग्रेस के नाराज लोग भी उनके साथ में थे, 2-4। उस वजह से उसको पूरा बल मिल गया कि मेरे साथ में इतने लोग हैं और मैं चुनाव जीत जाऊँगा। लेकिन जनता ने उन सभी आशंकाओं के ऊपर विराम लगा दिया। इन 2-4 लोगों का नाम क्या है? अब नाम आपको पता ही है, हम बताएं नहीं, तो ठीक। हमें कैसे पता होगा? जनता को नहीं पता है, बता तो दीजिए। आप एक आधे का नाम तो ले दो आप। अब सिंह और बाड़मेर का तो आपको सामने ही है, बाकी दबी जुबान में अंदर 2-4 और भी थे। अच्छा, नाम नहीं लेंगे आप। तो 2018 में आप लगभग 13,000 वोटों से चुनाव हारते हैं। 2023 में आप फिर विधायक का चुनाव लड़ते हैं और आप लगभग 1,000 वोटों से हरीश चौधरी जी के सामने फिर से चुनाव हारते हैं। इन 10 सालों में हिम्मत को सजो के रखना निसंदेह एक बड़ा काम है। तो बहुत सारे संघर्ष, बहुत बार मन टूटा होगा, हिम्मत टूटी होगी, तो उन जो मोमेंट्स थे, तो उस समय की रियल फीलिंग क्या थी और उसमें कैसे खुद को हौसला देते थे आप? देखिए, 2018 का पहली बार का चुनाव था, और चुनाव से लगभग 1.5-2 महीने पहले ही राजनीति के अंदर सक्रिय राजनीति में आए। पहले तब अपना व्यापार में थे, लगे हुए थे। और 2018 का पहला एक्सपीरियंस था। नई पार्टी बनाई थी, हनुमान जी ने, आरएलपी, और उससे चुनाव लड़ने में कोई तैयार नहीं था। फिर
हिम्मत दिखाई और युवाओं के जोश को देखते हुए उन्होंने खूब प्रयत्न भी किया। आज सफलता मिली। सबसे बड़ी दुनिया की पार्टी बताने वाले को तीसरे नंबर पर ही धकेला। ये सब युवाओं की ताकत थी और किसानों की जागरूकता थी। उसके बाद में फिर पंचायती राज चुनाव आए 2020 के। पंचायती राज चुनाव के अंदर अच्छा सपोर्ट रहा। मेरे मिसेज व पंचायत समिति सदस्य जीती और मैं जिला परिषद सदस्य जीता 2020 का पंचायती राज में। और तब से लोगों ने नई ऊर्जा दी, नई ताकत दी कि उमेश जी आप हिम्मत मत हारो, हम सब आपके साथ में हैं और फिर से संघर्ष करते रहो। और 2023 का चुनाव बड़ा कंटेस्ट मामला था, एक कांटे की टक्कर थी और लोगों का मन था कि जीताएं, लेकिन भाग्य में लिखा नहीं था कि जयपुर जाना और जोग संजोग ऐसे गाड़ी का रूट दिल्ली का तय था। हाँ बिल्कुल यही हुआ। मतलब जयपुर के अंदर आते आते एन बॉर्डर पे बैरियर लग गया हमसे। आपने आरएलपी की बात की, आरएलपी ने आपको सबसे पहले लॉन्च किया, उस पायदान पे चल के आप विधायकी का चुनाव लड़े और अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप अभी चुनाव लड़ने तक भी जिला परिषद सदस्य थे आरएलपी से। बिल्कुल आरएलपी से लोगों का कहना था कि उमेदाराम जी ने उसको एक अवसर के रूप में उपयोग किया और उसके बाद आरएलपी को धोखा देके कांग्रेस में जाकर चुनाव लड़ लिया। नहीं, धोखे वाली कोई बात नहीं थी। ये लोगों का बाढ़ में जैसलमेर बलोत्रा की जनता का मन था, सबसे विचार विमर्श करके ये निर्णय लिया गया। और वैसे गठबंधन तो था ही, कांग्रेस के साथ में आरएलपी का गठबंधन था और ये लोगों की इच्छा थी कि आरएलपी के सिंबल पे चुनाव लड़ोगे तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो कांग्रेस की सिंबल पे आप चुनाव लड़ो। ये लोगों की मंशा के ऊपर किया तो, और सब कुछ क्लियर बातचीत होने के बाद में था, धोखे वाली कोई बात नहीं। तो इस बारे में हनुमान जी से आपका डिस्कशन हुआ था कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले? बिल्कुल हुआ था, डिस्कशन हुआ था, लेकिन क्लियर उनको बता के आए कि ये होने वाला है, ये कर रहे हैं। तो उन्होंने पहले तो कहा ये ठीक नहीं है, फिर बोला कि आप आपकी मर्जी है, देख लो। तो मतलब स्वीकृति उन्होंने नहीं दी थी, लेकिन उन्होंने बोला कि मर्जी है, देख लो। स्वीकृति जनता ने दे दी थी और बाकी तब राजनीति के अंदर ऊपर पायदान के ऊपर ऊपर नीचे सब चलता है। ये दाव हनुमान जी का एक बयान आपके चुनाव के पास सुनने को मिला, उस बयान पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, जो कि आपके पक्ष में नहीं था? देखिए, बयान उन्होंने दिया था, अब क्लियर तो मैंने उसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं, लेकिन मैं इतना ही कहता हूँ कि मन से वो साथ में थे। उनके दिल में यही था कि हम उम्मीदवार हमारा आदमी है और हमारे परिवार से जुड़ा हुआ है और वो जीतना चाहिए। उनके मन में तो यही था। बाकी अब मीडिया के सामने या क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते वो उनकी अलग स्टेटस जो थी, लेकिन मेरे मन में वही पहले जैसे आदरणीय थे वैसे ही है। अब तो राजनीतिक रूप से तब विचारधारा अलग हो गई। अब कांग्रेस पार्टी के साथ में जुड़े हैं तो कांग्रेस की रीति नीति और विचारधारा से रहेंगे, और जब तक उनके साथ में थे और एकदम 100% ईमानदारी से उनका साथ। जीतने के बाद हनुमान जी ने बधाई दी? बिल्कुल, अभी रोज मिलते हैं, बधाई बातचीत होती रहती है। तो हनुमान जी जो है उन्होंने आपको सपोर्ट किया, उस समय क्लियर सहमति नहीं दी, बयान भी दिए। हनुमान जी के आगे के राजनीतिक कैरियर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो प्रयास कर रहे हैं, शुरू से संघर्षशील रहे हैं, आगे भी मैं तो यही कहूँगा वो ठीक ही करेंगी। जो लोगों की इच्छा होगी, भावना होगी, उनको देखते हुए ठीक ही करेंगे। उमेदाराम जी जो है वो हमेशा हर इंटरव्यू में, हर जगह पर कोई भी टिप्पणी कठोर शब्दों में करने से बचते हुए क्यों नजर आते हैं? जैसे अभी राजनीतिक रूप से एकदम मतलब किनारे से निकल जाने वाला जो सीन रखते हैं, कैसे? देखिए, जो लोगों की राजनीति के अंदर यही है, जो लोग क्या चाहते हैं और आगे आने वाले फ्यूचर के लिए अच्छा क्या है, ठीक क्या है, उसी पे ध्यान देना चाहिए। जो अतीत की बातें हैं, पुराने की जो बीत गई है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए और आगे आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए, यही सही रहता है। सरपंची से लेकर संसद तक का सफर, 2010 में आपके पास सरपंची थी, संसद तक के इस सफर को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये कैसा अलग था ये? मतलब संसद वाला कैसे अलग था, ग्रामीण परिवेश कैसे अलग था, या सिमिलरिटी है कोई? देखिए, ये सब जोग संजोग की बात है। मैंने पहले कभी नहीं सोचा था कि मैं एमएलए का चुनाव लड़ूंगा। सपने जैसा है नहीं, संसद तक पहुंचना। बिल्कुल, ये तो एक करिश्मा है, लोगों की आशीर्वाद है और उन्होंने इस कदर और भावना को समझा कि मेरे में उन्होंने कोई खूबी देखी कि इनको करना चाहिए, तो ये लोगों का आशीर्वाद है और सब ऊपर वाले की मर्जी है। कब क्या होता है, किस समय क्या होता है, ये सब कुछ अब अगर पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में अगर
सही जोश और हिम्मत के साथ में आदमी आगे बढ़ता है तो सारी कायनात उसको उस मंजिल तक पहुंचाने में लग जाती है। रास्ते क्लियर होते मिलते हैं। ठीक है, आप जो है वो इसी संसद के आसपास के किसी थाने में तैनात थे। आप वहां से डिसीजन लेते हैं कि आप दिल्ली पुलिस में नौकरी नहीं करेंगे। आप वापस लौटते हैं, वहां से आपका राजनीतिक सफर तय होता है, वहां से आपका बिजनेस तय होता है। ये जो प्रक्रिया है, इसके बीच के जो जर्नी है, उस बारे में लोगों के पास कुछ खास जानकारी है नहीं, जो कि लोग जानने को इच्छुक रहते हैं। ये सफर दिल्ली पुलिस का कैसे मन में आया? क्या घर के हालात कुछ खराब थे इसलिए आपको दिल्ली पुलिस ज्वाइन करनी पड़ी? अगर ज्वाइन करनी पड़ी तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उमेदाराम जी नौकरी छोड़कर बिजनेस में चले गए, उसके बाद वो राजनीति में आ गए? तो ये जो किस्सा है, इसको अगर आप बता पाए। देखिए, शुरू से ही सामान्य किसान परिवार से आते हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी जी। तो पढ़ाई के साथ साथ में मजदूरी भी की। जब 8वीं क्लास पास किया तभी छुट्टियां हुई गर्मियों की, तो उस गर्मियों की छुट्टियों के अंदर मजदूरी पे चले गए। फिर मजदूरी भट्टे वट्टे पे या मकान बनते हैं? कपड़ा में बलोत्रा के कपड़ा उद्योग में। और उसके बाद में कितनी तनख्वाह मिलती थी? 9th की परीक्षा पास करके फिर छुट्टियों में जो मजदूरी आप करते थे, हाँ, मैंने तनख्वाह क्या होती थी? 3,000 रुपये कमाए थे उस समय। 10th पास करके जब जिगर होते हैं डाइंग के अंदर काम किया था बलोत्रा के अंदर। 100 रुपये दिहाड़ी उस समय बहुत ज़्यादा थी और बड़ी मेहनत करते थे और मजबूत से मजबूत हट्टा कट्टा आदमी भी उतनी करता था। उनके बराबर मैं भी कर लेता था क्योंकि मेरी इच्छा शक्ति मजबूत थी कि ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैंने ईर्ष्या कभी नहीं की, किसी से बराबरी करने की कोशिश तो की, लेकिन ईर्ष्या किसी से करना कभी किसी से नहीं की। और उसी का परिणाम है कि आगे ऐसे आगे स्टेप बढ़ते। तो ये तो सफर था 8th की छुट्टियों का, जब आपने 3,000 रुपये कमाए। उसके बाद में फिर 12वीं तक यही सफ़र चलता रहा। मेरे बड़े भाई वो भी दाल मिल का काम करते थे, लेबर का काम करते थे गुजरात में, उनका भी सहयोग था और साथ साथ में मैं भी छुट्टियों के अंदर उनके बीच में मदद करता था। और 12वीं करी 1995 में, और 95 में 12वीं पास होते ही 18 साल की उम्र हुई, इधर से भर्ती आई दिल्ली पुलिस की। और मैं जा तो रहा था जैसलमेर आर्मी की भर्ती होने के लिए। जैसे ही सीयू के अंदर पहुंचा तो सामने से एक बस आई, उसमें कुछ दोस्त थे कि अब कहाँ जा रहे हो तुम? जैसलमेर भर्ती में। तो भर्ती तो हो गई, आज अब वापस चलो। फिर वहाँ से वापस आ गए बाड़मेर, और बाड़मेर में दिल्ली पुलिस की भर्ती आई हुई थी और वहाँ भर्ती हो गई। दिल्ली का आकर्षण शुरू से ही आपकी तरफ रहा। और उसमें भर्ती के अंदर भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था। वहाँ हमारे जो भर्ती करने के लिए आए थे इंस्पेक्टर प्रिय मित्र थे जी। तो मेरा चेस्ट थोड़ा सा कम था, 1 आध सेंटीमीटर जी। तो उन्होंने जो सीनियर ने को बोला कि ये इसका क्या करें, तो उन्होंने बोला कि कोई नहीं, दिल्ली पुलिस का दाल खाएगा तब अपने आप ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने, ये लकीली था, नहीं तो उस समय भी बाहर कर सकते थे। तो कि लड़का ठीक है, इसको ले लो। तो वहाँ से ये दिल्ली का सफ़र शुरुआत। कितने साल नौकरी करी आप? दिल्ली में लगभग 10 साल सर्विस की, और सर्विस करने के बाद में फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ऑफिसर बनना है। कुछ ये लाल बत्ती की गाड़ियाँ घूमती है तो अपने भी होनी चाहिए। तो मैंने प्रयास किए, सेमी पार्टी के रूप में ग्रेजुएशन किया 2000 के अंदर, और फिर कंपटीशन की तैयारी की, लेकिन उस तैयारी में कुछ सफलता के नज़दीक दिखी नहीं। तो फिर मैंने डिसीजन चेंज किया बिजनेस का, और नौकरी के साथ में रहते भाई काम धंधा करते थे, उनके साथ में भी सपोर्ट करते करते अब बिजनेस लाइन एकदम सेट हो गई तो नौकरी से रिजाइन कर दिया। अच्छा, आप नौकरी करते हुए बिजनेस मैनेज कर लेते थे? नहीं, वो भाई वगैरह करते थे और उनके साथ में जब वे ड्यूटी के बाद में उनका सहयोग करते थे, जाते उस पूरा सिस्टम समझ में आ गया, सेट हो गया मामला, तब रिजाइन कर दी। तो इस दौरान पैसे की ज़रूरत पड़ी होगी, तो पैसा केवल भाई ने दिया, सामाजिक रूप से कुछ लोग थे सुदृढ़ जिन्होंने मदद की? पैसा तो क्या, लेबर वर्क के काम से स्टार्ट की थी, गांव से लोग लेके आ गए थे। यहाँ गांव के लोग दिल्ली के अंदर भी काम करते थे हैंडीक्राफ्ट का, जी। तो उनका भी सहयोग रहा। और अब लेबर वर्क के काम में शुरुआत ही करते हैं, पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। और मेरा कोई खर्चा था नहीं, उस समय अनमेरिड था, जो तनख्वाह के पैसे बचते थे उसी से शुरुआत कर दी थी। अच्छा, तो बिजनेस बिल्ड होने के बाद शादी की आपने? हाँ, नहीं, बिल्कुल नौकरी के अंदर ही किया था, पर जब भाई वगैरह काम काज कर रहे थे और ठीक ठाक मामला था उस समय। तो शादी लव मैरिज की या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज थी। वैसे राजस्थान के अंदर बाल विवाह हो जाते हैं, तो हमारा भी बाल विवाह। अच्छा, बाल विवाह हो गया था आपका? फिर बाद में मतलब कितने साल के थे आप जब बाल विवाह हुआ आपका? मैं था लगभग 16 साल का। अच्छा, तो 16 साल में ऐसा कोई ख्याल नहीं आया कि घर वालों को बोलने की अभी नहीं कर रहा,
या एक मतलब खुशी थी कि चल ब्याह हो रहा है, वो एक जो खुशी आदमी में होती है, क्या था? वो तो अपनी राजस्थान में ऐसी परंपरा चलती है बाल विवाह की, और उस समय ऐसा कुछ नहीं था, जैसे घर वाले कहते हैं वैसे करते थे। आज भी बहुत सारे परिवार ऐसे हैं वहाँ, 90% लोग जो अरेंज मैरिज पे ही विश्वास करते हैं। दिल्ली भी बुरा ऑप्शन था नहीं, दिल्ली में, दिल्ली पुलिस में आप थे और दिल्ली पुलिस में संख्या का जो मामला है वो भी खराब नहीं था। तो उमेदराम जी के पास और बेहतर विकल्प हो सकता था दिल्ली में आकर पावर के हिसाब से, ऐसा नहीं लगता आपको अगर बाल विवाह नहीं हुआ? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। जो हम तो हमारे पिताजी और माताजी के जो संस्कार थे उन्हीं के ऊपर चले, और वो पिताजी हमेशा कहा करते थे कि आपने नेक नीति और ईमानदारी से बढ़ना है, बुजुर्गों का कहना मानता है। तो आज भी उसी विचारधारा पे चल रहे हैं। मतलब वो जो लेकर आए, जो मैडम है, वो अपने हिसाब से जो लेकर आए, उनका डिसीजन बहुत ठीक था आपकी जिंदगी के हिसाब से। हाँ, वो ठीक था। अभी भी मैं तो अभी आज भी मानता हूँ जो माता पिता करते हैं बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं सोचते यार। ये सब जोक संजोक की बात है, कब क्या होता है। जो घर के अंदर करोड़पति होता है वो रोडपति हो जाता है, कोई पता नहीं चलता समय और परिस्थितियाँ। बिजनेस करते करते, किसी के पास कुछ एक देला भी नहीं होता है, वो अरबपति हो जाते हैं। बिजनेस करते करते आपने राजनीति की तरफ रुख कैसे मोड़ा, वो ये मन में कौन सा देखिए, है? मैं मेरा जर्मनी के अंदर कोलोन में स्टॉल लगा हुआ था, फर्नीचर एक्सपोर्ट का काम तब तक अच्छा जम गया था। 2006 में यहाँ से नौकरी छोड़ने के बाद में जोधपुर में अपना खुद का काम शुरू कर दिया था, फैक्ट्री डाल दी थी, और 2010 तक बढ़िया सेटअप हो गया था काम काज। तो 2008, 9, 10 3 साल कंटिन्यू वहाँ एग्जीबिशन लगाया था। तो 10 के अंदर मैं कोलोन में था वहाँ, तब गाँव वालों की फ़ोन आए कि आपको सरपंच बनाएंगे। मैं तो मना करता रहा, फिर बाद में माननी पड़ी उनकी बात, और फिर गाँव आए। ये उमेदराम जी पे जनता का इतना प्यार कैसे है? क्योंकि जब तक चुनाव था, जब तक आरएलपी में आप थे, तब तक कांग्रेस में बहुत सारे चेहरों के बीच में तकरार का माहौल था, और ऐसा संभावित था कि एक आदमी का, किसी का भी नाम लिया जाएगा तो बगावत के सुर देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे ही एक नाम आता है उमेदराम, कि उमेदराम जी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, उसके बाद वो सारे के सारे सुर ठंडे पड़ गए। ये कैसे? देखिए, सबको, मेरा शुरू से यही चलता है कि सबको साथ में लेके चलें, किसी को बेवजह नाराज नहीं किया। और ये तो गॉड गिफ्ट है कि जब भी आदमी से मिलते हैं तो वो अपनी बात मान ही नहीं, ले। ऐसा दो ही परिस्थितियों में देखने को मिलता है, एक तो आदमी बहुत ज्यादा प्यार और सौहार्द रखने वाला हो, या फिर आदमी बाहुबली टाइप का हो। ये बाहुबली वाली तो कोई बात नहीं, ये लोगों का आशीर्वाद है, प्यार प्रेम है और विश्वास है। और मेरा शुरू से ही क्या है, यही रहा है कि सबको साथ में लेके चलने का, और किसी के बेवजह परेशान नहीं करना, किसी को खुंदक रख के ट्रीट ऐसा व्यवहार करना, ऐसा अपने डिक्शनरी में भी नहीं है। आपका जनसेवा में क्या योगदान रहा जिसके चलते ये प्यार और सौहार्द का जो माहौल है वो बना और लोगों ने समझा कि आप सच में उनके लिए काम मेरा कर रहे शुरू से एजुकेशन के प्रति लगाव था। जब मैं दिल्ली पुलिस में नौकरी कर रहा था तब भी, और उसके बाद में भी, जब भी गांव जाते थे तो स्कूल का उसी स्कूल के प्रति लगाव था। वहाँ छोटी मोटी अपनी तरफ से कोई हेल्प करनी हो, फिर टूर्नामेंट जो खेलों का आयोजन हो, फिर स्कूल की बिल्डिंग वगैरह हो, स्कूल के अंदर जो भी भौतिक सुविधाओं की कमी लगी उनके अंदर बहुत सहयोग किया। और उसके बाद में भी जब 2018 का चुनाव लड़ने के बाद में भी एजुकेशन के प्रति, डिजिटल एजुकेशन, स्मार्ट क्लासरूम वगैरह, इसके अंदर सहयोग किया। और हमेशा सोच यही थी, लोगों के साथ में जाते थे तो यही था। आम लोग तो बात करते थे राजनीति की, एक दूसरे की क्रिटिसाइज, और मैंने जब भी लोगों के बीच में गया तब यही बात की एजुकेशन की, और नशे पत्ते से दूर रहो और बच्चों को पढ़ाओ। आने वाला भविष्य अपना यही है, बच्चे हैं, बच्चे को पढ़ा लिखा के अगर सक्सेस कर दोगे तो सब कुछ बच्चा है। नहीं तो अपनी मारवाड़ी में कहावत है कि पूत सपूत क्यों धन संशय, पूत कपूत क्यों धन संशय। अगर अपनी बच्चे पूत कपूत होगा तो वो बना बनाया महल भी ढा देगा, ढा देगा, और पूत सपूत होगा तो कुछ भी नहीं होगा, तो महल खड़ा कर देगा। खड़ा कर देगा। ये, और ये कहावत बिल्कुल कई जगह फिट होती है और सही है, सत्य है। अब मेरी खुद की बात करें तो मेरे परिवार के पास में आर्थिक रूप से तो बिल्कुल कमज़ोर थे, लेकिन उनकी सोच सही थी, उन्होंने अच्छे संस्कार दिए, उसकी वजह से कुछ भी नहीं था तो आज सब कुछ है, लोगों का आशीर्वाद है। पैसे वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन पास में, फिर भी लोगों का प्यार प्रेम और आशीर्वाद है कि इस स्टेज तक पहुंचना हर किसी के बस की नहीं। ठीक है, आपने स्कूलों की बात की, शिक्षा की बात की, आपने स्कूलों का डिजिटलाइजेशन किया। मैं बाड़मेर में था, मैंने बहुत सारे लोगों से इस बारे में रिव्यू लिए, और उसमें जिन भी लोगों का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान की बात थी उसमें श्रेष्ठतम नामों में से आपका नाम शुमार था।
कि आपने अपने स्कूल को गोद लिया और सारे जो स्कूल थे उनमें डिजिटलाइजेशन करवाया। इसके पीछे की कसक क्या? खुद आप पढ़ नहीं पाए थे, शुरू में आपको नौकरी करनी पड़ी, परिवार के हालात खराब थे, वहां से कोई प्रेरणा थी या कैसे? देखिए वो तो थी बाकी मेरे बच्चे जब इधर जोधपुर में स्कूल में पढ़ते तो पेरेंट टीचर मीटिंग में मैं गया जी और जाता रहा। तो वहाँ देखा कि इन स्कूलों के अंदर इतने पैसे लेते हैं, इतनी फैसिलिटी इसमें और उसमें फ़र्क क्या है। जी तो फ़र्क यही महसूस किया कि यहाँ जो पढ़ाई करने का तरीका है जी वो थोड़ा अलग था। स्मार्ट एजुकेशन डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, क्योंकि पढ़ाई कराने वाले तो आरपीएससी से सिलेक्टेड टीचर हैं, वहाँ सरकारी स्कूलों में बहुत होशियार है। जी और यहाँ तो प्राइवेट स्कूलों में जिनकी नौकरी नहीं लगती है और बेरोजगारी से परेशान होकर और इन स्कूलों के अंदर लगते हैं, और यहाँ तनख्वाह भी इतनी कोई खास नहीं दी जाती, 10-20 हज़ार 50,000, उनके मुकाबले आधे से 2-3 से ही कम तनख्वाह मिलती है। तब मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों नहीं ऐसे स्मार्ट बोर्ड अपने स्कूलों में लगा दें, ताकि टीचर तो बहुत होशियार हैं, जी इससे फ़ायदा मिलेगा। और उनका फ़ायदा मिला और मैंने जैसे 50 स्कूलों में लगाए स्मार्ट बोर्ड स्मार्ट क्लासरूम, तो मेरे से प्रेरणा लेके लोगों ने वहाँ शुरू कर दिया, मुहिम बन गई वो। मुहिम बन गई। आज बाड़मेर ज़िले में काफ़ी स्कूलों के अंदर लग गए हैं स्मार्ट क्लासरूम और कई जगह लग रहे हैं। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि आने वाले 5 सालों में ऐसी कोई बड़ी हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं रहे जिसके अंदर स्मार्ट क्लासरूम नहीं हो। और स्मार्ट क्लासरूम के साथ साथ में लाइब्रेरी का भी सिस्टम बनाएंगे, जो सेल्फ स्टडी करते हैं आज बच्चे बाहर बड़े बड़े शहरों में आकर लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं पढ़ने के लिए। तो वैसी सुविधा अगर गांव के अंदर मिल जाए और एजुकेशन के जो सुविधाएं शहर में मिलती है वो सारी वहाँ मिल जाए, जैसे इंटरनेट की सुविधा हो गई, स्मार्ट क्लासरूम के माध्यम से, स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से जो पढ़ाई का तरीका है वो गांव के अंदर कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और गांव के अंदर प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, जी सिर्फ और सिर्फ उनको सुविधाओं की कमी है। सुविधा अपन गांव के अंदर वही सुविधा कर दें तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में बड़ा फ़ायदा मिलेगा। और बाड़मेर जैसलमेर जो शिक्षा की दृष्टि से हमेशा पिछड़ा क्षेत्र माना जा रहा था, वो अग्रणी क्षेत्र कैसे बने, उसके साथ साथ में शिक्षा की पूरी क्रांतिकारी बदलाव आए पूरे राजस्थान में, ये मेरा प्रयास रहेगा। राजनीति की जब भी बात होती है, आप आज सांसद हैं और आपके चुनाव से पहले राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि राजनीति में एक घाघ आदमी चाहिए, उमेदवार राम जी की तरह शांत आदमी नहीं। इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं आप? देखिए अभी मामला जो पहले की परिस्थितियाँ और अब की परिस्थितियाँ अलग है। एजुकेशन भी बढ़ा है, लोगों की समझ बढ़ी है, तौर तरीके बढ़े हैं, तो आजकल लोग वही पसंद करते हैं जो सही और शांत हो। पर और शांति हो, वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। जो पहले वाले ज़माना अलग था, आज का अलग है। यही वजह है कि आज लोगों की सोच बदली है और जो दिखावा करने वाले उनसे लोग दूरी बनाए रहे। आपके विपक्ष में चुनाव लड़ रहे थे रविंदर सिंह जी भाटी, और इसी शांत प्रवृत्ति के चलते उन्होंने एक जगह भाषण में कहा कि ये भोला भाला आदमी है लेकिन हरीश चौधरी इसको खत्म करना चाहता है, इसलिए सांसद का चुनाव लड़वा रहा है। इस प्रतिक्रिया पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? वो धूर्त लोग हैं वैसे, मतलब लोगों की भावना के साथ में खिलवाड़ करते हैं, ऐसे उल्टे सीधे बयान दे के कॉलेज की राजनीति से निकले हैं। तो वहाँ तो उनका वो चल गया पैतरेबाजी। और वहाँ बाड़मेर जैसलमेर की जनता समझदार है। उन्होंने जो बहुत सारे ऐसे प्रयास किए, जातिवाद का जहर घोलने का प्रयास किया, उल्टे सीधे बयानबाजी करके टीका टिप्पणियाँ करके खूब माहौल ख़राब करने का कोशिश की, अपने मारवाड़ थार का भाईचारा ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन जनता समझ गई और उन्होंने सही सटीक उन सारी सवालों का जवाब उनको दे दिया। अब मेरे ख्याल से वो शांत रहेंगे, ऐसे उल्टे सीधे बयानबाजी नहीं करेंगे। तो आपके जो वोटर थे वो एक बात बोलते थे कि लांठा रो, तो कौन से वोटर थे जो लांठे रहे? उन्होंने बोला लांठारो, तो दूसरे आदमी समझ गए थे मेरे पक्ष वाले कि ये बोल रहे हैं कि लांठारो, तो अपने को भी पीछे अपन कमजोर क्यों रहे। तो वो वहां से प्रेरणा लेके ज्यादा लांठे हो गए। ना तो कुछ नहीं थे, लेकिन जो उन्होंने आतंक भय और आतंक का माहौल पैदा किया ना, तो उससे लोग जागरूक हो गए कि इसी आज आज़ादी के 75 साल बाद में भी ये पुरानी जो साम्यवादी विचारधारा को ये मजबूत करना चाह रहे हैं, तो उससे लोगों ने उनको सिरे से निकाल दिया। आपने इसकी बात की, मेरे को एक वाकया नजर आता है आपकी वोटिंग टाइम का, जहां पर कुछ दलितों को चुनाव वाले दिन पीटा गया।
ये घटना क्या तो बहुत सारी घटनाएं हुई, लेकिन प्रशासन ने मुस्तैदी रखी, हर घटना के ऊपर कड़ाई से एक्शन लिया, और काफ़ी जगह ऐसी घटनाएं हुई, मुकदमे भी हुए, उनके ऊपर कार्रवाइयाँ भी चल रही है। पर उन्होंने कोशिश की, बिल्कुल कई जगह वोट देने नहीं दिए, कई जगह लोग धमका के घर बैठा दिया कि तुम वोट अपने आप हो गए तुम्हारे, इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं। नहीं, तो ये सामंती व्यवस्था के पीछे जिम्मेदार कौन है, और दलितों के आजादी के इतने सालों बाद भी इस तरह का माहौल कैसे है? माहौल में कह रहा हूँ ना, निर्दलीय प्रत्याशी ने माहौल खराब करने की कोशिश खूब की, लेकिन अच्छा, इसके लिए निर्दलीय प्रत्याशी जिम्मेदार है, रविंदर सिंह बाटी? बिल्कुल, ये अपना शांत एरिया था। अभी पिछले काफ़ी समय बाद में ऐसा पहली बार हुआ जहाँ कई बूथों के ऊपर एजेंटों को बैठने नहीं दिया, डरा धमका कर वोट देने नहीं दिया, और एक जगह रीपोलिंग हुई, वहाँ तो क्या 2 आदमी खड़े थे, उन्होंने पूरे सबके वोट उन्होंने नहीं डाले, वो 6 का निशान करके बाहर निकाल दिए। ऐसी कई घटनाएं हुई, लेकिन लोगों ने समझदारी दिखाई और सबका जवाब दे दिया। ये तो आप अभी की बात कर रहे हैं, इसी तरह का एक और वाकया हुआ था जब SC/ST जो एक्ट था उसमें बदलाव का विरोध चल रहा था, और उस विरोध के दौरान 2018 में अंबेडकर जी की जो मूर्ति लगी हुई है उसको खंडित करने की जो घटना है वो सामने आई थी। तो एक समुदाय के खिलाफ इतनी ज्यादा जो नफरत है, उसके पीछे के जिम्मेदार कारक क्या रहे? वही सामंती सोच के लोग हैं जो हमेशा ये देखते हैं कि सत्ता के अंदर काबिज रहना हमारा हक और अधिकार है। उनको ये पस्ती नहीं, आज़ादी, जो दलितों की आज़ादी वो देखना नहीं चाहते। यही कारण रहा है कि उनकी सोच ऐसी थी कि हम ही सब कुछ हैं, हम ही थे, और ये कहाँ से पनप रहे हैं। जो अगर आज की तारीख में जो दलित वर्ग के लोग हैं जो अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं, उन्होंने इन संघर्षों का सामना किया, परिस्थितियों का सामना किया, पढ़ाई लिखाई करके आज ऑफिसर्स बन रहे हैं, उनके बराबर जाके बैठ रहे हैं, तो वो उनको पच नहीं रहा है, इस वजह से ऐसा हुआ। लेकिन आने वाले समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये आपके प्रयास क्या रहेंगे? हमारा प्रयास यही रहेगा कि दलित उत्थान हो, उनके ऊपर कोई जुर्म नहीं हो, और जो लोग अपने दिमाग के अंदर ये धारण करके बैठे कि हम भी ऐसे थे और ऐसा होना चाहिए, तो उनको आपस में सामंजस्य बैठाने की कोशिश करेंगे कि वो ज़माना अलग था, आज ज़माना अलग है, और ज़माने के हिसाब से चलोगे तो सभी सुखी रहोगे। अगर ऐसी कुंठित भावना के साथ में दिमाग में रखोगे तो आने वाले समय में सबको परेशानी होगी, और सबसे ज़्यादा परेशानी कुंठित भावना रखने वालों को होगी। आपके रिजल्ट आने के बाद हेमाराम जी बोलते नजर आए कि उन्होंने जो भी दलित समुदाय था उसको विशेष आभार जताया इस जीत के बारे में, क्योंकि दलित सबसे ज़्यादा पीड़ित दलित थे, दलितों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए, वहाँ कई हत्याएं भी हुई दलितों को लेकर, और सामंती सोच के लोगों ने दलितों के साथ में खूब सारे अत्याचार किए। तो इस बार दलित वर्ग के लोग बहुत ज़्यादा संगठित थे, उन्होंने 99% वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में किए, क्योंकि वो सामंतवादी लोगों की विचारों से परेशान थे। तो बीजेपी में तो सामंती सोच के लोग थे, ऐसा कह रहे हैं आप? वो निकल गए ना, एक तरफ हो गए ना, बीजेपी छोड़ के, बीजेपी पूरी लेके एक तरफ भाग गए। अच्छा, तो बीजेपी के वोटर्स बीजेपी के पास इस बार कैलाश जी के पास थे ही नहीं? नहीं, बिल्कुल, वो तो कोर वोटर थे जो साधन, मतलब कैलाश जी की पकड़ इतनी कमजोर कैसे हुई? कैलाश जी ने ध्यान नहीं दिया अपने एरिया पे, कैलाश जी ने काम नहीं किया। 5 साल दिल्ली छोड़ के वापस गए नहीं, उधर बाड़मेर की तरफ मुड़ के देखा नहीं, और लोगों की परवाह नहीं की, इस वजह से ऐसी परिस्थितियों में सामना करना पड़ा। आपको टिकट दिलाने में हरीश चौधरी जी का योगदान था या हेमाराम जी का? पूरी कांग्रेस पार्टी का सहयोग था, सभी से विचार विमर्श होकर सबने एक राय करके घर में बात करके फिर। मैं आपसे घर वाली बात पूछ रहा हूँ, आप राजनीतिक जवाब मत दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इन दोनों लोगों में से योगदान किसका था? दोनों का बराबर था। दोनों का बराबर था। 2018 से लेकर जब आप विपक्षी थे, विपक्षी से अब अपनायत तक का जो सफर है आपका, आपस में मिलकर चलने का, आपके चुनाव में आपसे ज्यादा एक्टिव हरीश चौधरी नजर आते हैं, तो इस सफर को आप कैसे देखते हो? देखिए, ये लोगों की भावना थी, बाड़मेर जैसलमेर के लोगों की यही भावना थी कि आप अलग अलग लड़ने में फायदा नहीं है, और साथ में रह के चलो तो फायदा होगा, तो हमने लोगों की चुनी। बात किसने बढ़ाई? आपने प्रपोजल रखा कि हरीश चौधरी जी ने? ये बाड़मेर जैसलमेर जनता ने रखा। नहीं, ऐसा नहीं होता है उमेश जी। विशेष करके बाइतू के अंदर जो हमने आमने सामने लोगों ने कहा, लोगों के कहने के बाद भी एक आदमी को पहले
जो स्टेप है वो लेना पड़ता है। बाइतू के लोगों ने पहल की, उन्होंने सब अरे जी को भी बताया कि अपन ऐसा करें तो ठीक रहेगा। मेरे से भी बात की और उनसे भी बात की, और मीडिएटर जनता रही बाइतू की, और उन्होंने कहा कि ऐसे करोगे ठीक होगा। तो उन्होंने कहने से उनकी बात हमने भी मानी, नरी जी ने भी मानी, और सब कुछ आगे अच्छा हुआ। और फिर पूरी कांग्रेस पार्टी को साथ में लिया, जो जैसलमेर के नेता है, शिव के हैं, बाड़मेर के हैं, सबसे बात करके फिर एक पहले घर में बात करके सब तालमेल बिठाया और ये सब। हेमाराम जी का जो प्रभाव है वो इतना प्रभावी होने के पीछे का कारण क्या है? क्यों इतने प्रभावी हैं हेमाराम जी बाड़मेर की और राजस्थान की राजनीति में? देखिए, हेमाराम जी सीनियर लीडर हैं और काफ़ी लंबा अनुभव है, 40 साल का, और वो हमेशा शांत स्वभाव से सबको साथ में लेकर चलने का प्रयास करते हैं, कभी ऐसे तड़क भड़क वाली राजनीति के ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं। और जो आपस में तालमेल बिठा के सबको साथ में लेके चलते हैं, यही कारण रहा कि हेमाराम जी की बात सब लोग मानते हैं और हरीश जी की भी मानते हैं। और पूरी पार्टी को एक करने में हेमाराम जी, हरीश जी, साले वजीर, इनके रूपाराम जी वगैरह सब ने अच्छा सहयोग किया। गपूर अहमद साहब हो, शायद फतेह खान जी हो, सब ने मिलकर एक संगठित टीम के रूप में काम किया। आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है और अभी जो अगले चुनाव होंगे उसमें जैसे कि राजस्थान की रीत है, अगर कांग्रेस आती है और आपसे आलाकमान नाम पूछे कि सचिन पायलट या अशोक गहलोत, तो उम्मीदवार जी किसके फेवर में वोट डालेंगे? वो समय बताएंगे, उस समय क्या परिस्थितियाँ रहती है, कौन कितना परफॉर्मेंस करता है। पॉलिटिकल रूप से मैच्योर आदमी इन दोनों में से कौन ज्यादा लगता है? अब तो अपनी अपनी जगह दोनों मैच्योर है, लेकिन अब वो तो समय और परिस्थितियाँ बताएंगी क्या होगा, कैसे होगा, जो जनता की भावना होगी। और पहले पार्टी है और उसके बाद में व्यक्ति है। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपको कितने डिजर्विंग लगते हैं वो? भजनलाल जी, पर्ची के माध्यम से उनकी लॉटरी लगी, और अभी भी वही पर्ची के इंतजार में, डिसीजन मेकिंग की पावर उनके पास में नहीं है, और एक सबसे फेल्योर सीएम के रूप में साबित हुए अब तक के। फेल्योर क्यों? अभी हर मोर्चे पे विफल रहे हैं, चाहे किसानों का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, भर्ती का मुद्दा हो, पेपर का मुद्दा हो, परीक्षाओं का मुद्दा हो, हर जगह मतलब घृणात्मक और ईर्ष्यात्मक भाव से काम करते हैं। अभी कोटा के अंदर जो शांतिपूर्ण तरीके से डोटासरा जी और टीकाराम जूली जी प्रदर्शन कर रहे थे, और उनके ऊपर मुकदमा करवाना, द्वेष की भावना रखनी, ईर्ष्या की भावना रखनी, ये फेल्योरिटी के सीधे सीधे संकेत है। डोटासरा जी को कैसे देखते हैं आप नेता के रूप? डोटासरा जी ऊर्जावान नेता हैं, और सचिन पायलट गहलोत के साथ तीसरा नाम उस कुर्सी के लिए जोड़ा जा सकता है? देखिए, डोटासरा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उनकी अध्यक्षता में उन्होंने अच्छा काम भी किया है और पार्टी को मजबूती दिलाई। अब 0 से 10 साल का सूखा था, तो इस बार बिल्कुल वो पार्टी के लिए बहुत अच्छा किया, पर वो तो अच्छी परफॉर्मेंस रही, और उनमें कार्य क्षमता है कि सबको साथ में लेके चलने की उनके अंदर। मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाने तक की कार्य क्षमता नजर आती है आप? वो देखो, समय और परिस्थितियां बताएगी, मैंने कहा ना, आगे क्या होता है वो तो आप वो समय आएगा तभी पता चले। ठीक है। मैं आपसे जो एक और सवाल जो पूछना चाहता हूँ वो ये है कि आपके यहाँ पीने के पानी और रोजगार की जो समस्या है उसको लेकर रोड मैप क्या है? देखिए, मेरा प्रयास रहेगा, जो वेस्टर्न कैनाल परियोजना, जो माही डैम का पानी राजस्थान को अपने हिस्से का मिलना चाहिए था आज से 20-25 साल पहले, वो किन्हीं कारण और परिस्थितियों की वजह से नहीं आ पाया। तो पहली प्राथमिकता ये रहेगी, माही डैम का पानी राजस्थान के हिस्से का राजस्थान को जल्द से जल्द मिले, ताकि पीने के पानी के साथ साथ सिंचाई की पानी भी किसानों को मिल सके। और उसके साथ साथ जो बीजेपी हमेशा बातें करती है, जो इंदिरा गांधी कैनाल और नर्मदा को आपस में जोड़कर पूरे बॉर्डर एरिया को हरा भरा करने का, तो उसमें भी मेरा प्रयास रहेगा कि ये परियोजना भी जल्दी शुरू हो और दोनों नहरें आपस में मिले, इनकी कैपेसिटी बढ़े, और पीछे स्टोरेज वगैरह बना के डैम वगैरह के माध्यम से पानी की कैपेसिटी बढ़ाएं। जो वेस्ट पानी नदियों में बहकर सागर के अंदर जा रहा है उसको रोकें। जो जल शक्ति मंत्रालय है, जो नदियों से नदियाँ जोड़ने की बातें तो करते हुए कई टाइम हो गया, लेकिन अभी उसके ऊपर कोई ठोस काम हुआ नहीं। तो प्रयास रहेगा इनको याद दिलाने में, तो कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। बाकी करना तो सरकार इनकी है, कितना कर पाते हैं ये समय बताएंगे। ठीक है। जब भी बाड़मेर की राजनीति की बात होती है और स्पेशली संसदीय सीट की, तो जो रिफाइनरी है वो एक आकर्षण का केंद्र बन जाती है। क्या संसदीय सीट लोग इसलिए चाहते हैं क्योंकि रिफाइनरी बाड़मेर में?
देखिए रिफाइनरी आई है, बढ़िया है। ये रिफाइनरी आज से 20-25 साल पहले आती तो बहुत ही ज़्यादा एरिया का डेवलपमेंट होता, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं बायो प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज लगने की, और रिफाइनरी आने से लोगों को फ़ायदा भी हुआ है, और आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फ़ायदा हो, स्थानीय लोगों को ज़्यादा रोज़गार कैसे मिले, इस दिशा में मेरा प्रयास जारी रहेगा। पहले भी मैंने प्रयास किए, जब राजस्थान के अंदर विधानसभा के चुनाव लड़े तो भी यही मुद्दा था कि रिफाइनरी के आसपास के गांवों को कुछ खास किया नहीं है। उनकी एजुकेशन हो या रोड सड़क पानी की सुविधाएं हो, जो CSR फंड है, तो आसपास के गांवों का जैसा ठीक हो, उसके लिए मेरा प्रयास रहेगा। और साथ ही साथ स्थानीय लोगों को रोज़गार और नए उद्योग वहाँ कैसे लगे और ज़्यादा लोगों को रोज़गार कैसे मिले, इसके लिए प्रयास रहेगा। राजस्थान में हाल ही में एक मुद्दा चल रहा है जोरों शोरों से, जो भजनलाल सरकार है उसने 50% आरक्षण जो है वो फिक्स कर दिया है महिलाओं को, भर्ती जो परीक्षाएं हैं। तो वो स्पेसिफिक जो केवल एक डिसीजन, जो छोटा सा डिसीजन है, सब भर्तियों में वो लागू नहीं हुआ है, लेकिन आप कैसे देखते? देखिए महिला को आरक्षण मिलना अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा स्टेप दे के करते तो उसमें संभल जाते लोग। एकदम से आने से कई जगह पोस्ट ऐसी होगी कि वहाँ महिलाएं मिलेगी भी नहीं, 50% में कई पोस्टों पे ऐसा भी होगा। लेकिन ये ठीक है, और इसको अगर फेस में लागू करते ना तो थोड़ा ठीक रहता, और ज़्यादा ठीक रहता। जैसे अभी से लेकर आगे 2-4 साल के अंदर होता तो उसके लिए प्रिपेयर हो जाते, लेकिन फिर भी ठीक है, और महिलाओं का होना चाहिए। प्रोटेस्ट कर रहे युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है जो इस के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं? ये तो जो परीक्षा जो नीट की हुई है, ये इनके समर्थन में है, और इसमें बहुत ज़्यादा अनियमितताएं हुई है, बहुत पूरे देश में गड़बड़ी हुई है, और युवाओं के सपनों के साथ में कुठाराघात हुआ है। और जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा के और डॉक्टर बनने का सपना देख रहे थे, उसके सपनों के साथ में कुठाराघात हुआ है। तो मेरा तो यही कहना है व्यक्तिगत रूप से कि परीक्षा रद्द होके नए सिरे से जल्द पारदर्शी रूप से। तो इस बारे में आप कदम उठाएंगे कि नीट की परीक्षा जो है वो दोबारा करवाए? हाँ, दोबारा करवाएं और पारदर्शी रूप से करवाएं, ताकि कोई गड़बड़ी नहीं हो, और जो गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करें, ताकि दोबारा दुसाहस नहीं करे इस तरीके। हम अभी बात कर रहे थे जयपुर की, और जयपुर में हो रहे प्रोटेस्ट की। हाल ही में एक और प्रोटेस्ट जोर पकड़ने लगा है, छात्र नेता आवाज उठाने लगे हैं, और राजस्थान की राजनीति इस बात की गवाह है कि बहुत सारे नेता छात्र राजनीति की देन है, और छात्र जो चुनाव है, यूनिवर्सिटी के जो चुनाव है वो बंद कर दिए गए हैं। ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं छात्र, जो मांग कर रहे हैं कि चुनाव करवाए जाएं, तो सरकार से इस बारे में आपकी अपील क्या रहेगी? मेरी तो यही मांग है कि छात्रों के चुनाव होने चाहिए, क्योंकि इनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। राजनीति की शुरुआत छात्र राजनीति से होती है, अनुभव मिलते हैं राजनीति के सीखने के, तो चुनाव होने चाहिए। तो अशोक गहलोत जी ने ये डिसीजन लिया था कि चुनाव नहीं करवाएंगे, उनके इस डिसीजन को आप किस तरह से देखते हैं कि उन्होंने पिछली बार चुनाव नहीं करवाए? देखिए पिछली बार चुनाव नहीं करवाने के क्या कारण रहे क्या नहीं रहे उसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत राय है कि चुनाव होने चाहिए। तो इस बारे में आप उन छात्रों की आवाज़ का प्रतिनिधित्व करेंगे? बिल्कुल, उनकी पैरवी करेंगे, मजबूती से पैरवी। ठीक है। मेरा एक अंतिम सवालों की घड़ी में, जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, उनकी भूमिका आपके चुनाव में संदेह के घेरे में रही। क्या जो सुनने में आ रहा था वो रियलिटी थी या केवल वो एक हवा थी? देखिए वो 3 बार आए वहाँ पे चुनाव प्रचार के अंदर, काफ़ी अच्छा टाइम भी दिया, और मुझे तो लगा सभी संगठित होकर चुनाव लड़े, तब जाके ये जीत हासिल हुई। और अंदर खाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, और दिखने में तो यही लगा कि भाई उन्होंने अच्छा सहयोग किया। नामांकन में वो आए, जैसलमेर के अंदर उन्होंने सभा ली, सिवाना के अंदर आए, और उन्होंने अपने हिसाब से पूरा प्रयत्न किया, और बाकी गहरी राजनीति के अंदर क्या राज हैं उनके बारे में हमें कोई पता नहीं। राजस्थान में जब भी सीटों की बात हुई, 2 सीटें बहुत प्रमुखता से उभर कर, और मैं कहूँगा कि पूरे देश में जो नामी सीटें थी जिनकी चर्चा थी, उनमें से बाड़मेर और चूरू 2 सीटें थी जिनका हर जगह पर जिक्र था। हाल ही में राहुल कुशवाहा जी के ऊपर बयान देते हुए जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं राजेंद्र राठौड़ जी, उन्होंने कहा है कि इतनी हाइप देने की ज़रूरत नहीं है,
राहुल कसवा इतना बड़ा नेता नहीं है कि उसका 5 सीटों पर बिल्कुल कोई भी प्रभाव रहा हो। आपका राजेंद्र जी के इस बयान पर और कसवा जी के द्वारा जो शुरू में जो बगावत शुरू हुई और उसका असर जो है उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या कोई प्रभाव नहीं रहा? राहुल जी ने जो चुनाव लड़ा उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो इन दोनों बातों के ऊपर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, राठौड़ साहब का जो दबदबा था राजनीति के अंदर, वो दबदबा अब रहा नहीं है। उनसे वो आहत होकर इस तरीके की बयानबाजी दे रहे हैं। बाकी राहुल जी के आने से बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिली और पूरे बेल्ट में, बाड़मेर से लेकर दिल्ली तक इस एक सिमिलर बेल्ट आता है, इसके अंदर बहुत नई ऊर्जा मिली, नई ताकत मिली और लोगों का पॉजिटिव माहौल बना और कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा फायदा हुआ। मतलब आप मानते हैं कि 5 सीटों के ऊपर जो 4-5 सीटें हैं उन प्रभाव उनका रहा? माहौल बनता है। जो चुनाव शुरू हुए थे उससे पहले लोग, आपको पता ही है कि क्या बातें कर रहे थे कि राजस्थान के अंदर मुश्किल से 2-3 सीट आएगी, और जैसे जैसे चुनाव शुरू हुआ और बढ़ने लगा तो आधे पे आ गए कि लोग बातें कर रहे हैं कि 17-18 सीटें आ सकती है, और आ गई 11 सीटें आ गई। तो ये बहुत ही अच्छा बदलाव था। और ये सब सारे समीकरण कोई एक पर्सन से नहीं बैठता, ये परिस्थितियाँ और समीकरण बनते हैं और अनुकूल वातावरण बनता है, तभी ये संभव होता है। तो मौर्य बुलाने की जो भूमिका है वो आप मानते हैं कि नहीं, डॉक्टर सिराज जी का ये मैंने शुरू में ही कहा ना, वो ऊर्जावान है, उनमें कार्य क्षमता है सबको साथ में लेने की, और उनके कुशल नेतृत्व के अंदर चुनाव हुए और ये रिजल्ट आपके सामने है। आपने थोड़ी देर पहले मारवाड़ी भाषा में एक कहावत बोली थी और मेरे को एक कहावत और आपके चुनाव की याद आ रही है। मैं बस केवल उसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ कि ठीक रही गड़ो फोड़ दिया करे। इस जो कहावत है वो किसने बोली, क्या बोली, मैं इसका जिक्र नहीं कर रहा। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस चुनाव के मद्देनजर? देखिए, मैंने बताया ना, समय और परिस्थितियाँ कब किसी कैसी बन सकती है कोई पता नहीं, और जो ठीक रही और गड़ेगी ये तो मतलब लोगों की ऐसी मानसिकता है कि किसको किस पैमाने से आंकते हैं। बाकी आंकना करना ये तो सब जनता तय करती। ये थी उमेदाराम जी के साथ बातचीत। आगे के कार्यकाल में उमेदाराम जी संसद में पहुंच चुके हैं और किस तरह से काम करते हैं उसका लेखा जोखा लेने के लिए जल्द हम उमेदाराम जी के साथ फिर बैठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद।